अपन शुरू कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही एक भाग है। आपको क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि करेक्ट द वर्ब आपको फिलअप करनी है, तो ये भी जो आज का जो सेंटेंस है, जो आपका जो टॉपिक है, वो एक तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब उस तरीके का है। तो उस टॉपिक का नाम है आपका कंडीशन सेंटेंस। कौन से? कंडीशन सेंटेंस, मतलब शर्त वाले वाक्य। तो शुरू करते हैं अपन। आज मैं जो आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है कंडीशन का। अब अपन समझ रहे हैं कि कंडीशन मतलब शर्त वाले वाक्य, लेकिन इसको अपन एक अलग ही नई विधा से, ट्रिक से अपन सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं जो आप लोगों को कंडीशन जो मालूम है उससे अपन कुछ नई चीजें जानते हैं, क्योंकि अपन को आज तक यही पता है कि कंडीशन के 3 ही रूल्स होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको कंडीशन 7 प्रकार से यूज करके बताऊंगा, और वो 7 प्रकार की कंडीशन को आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। अब अपन जैसे देखें ये कंडीशन सेंटेंस। अब कंडीशन सेंटेंस जो होते हैं उसके टाइप्स, अब ये जो टाइप्स होते हैं वो आपको मैं बता दूं कि ये 3 प्रकार की कंडीशन होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अभी 3 प्रकार की कंडीशन है। अब 3 प्रकार की कंडीशन है जिसमें अपन को एक जो पहली कंडीशन होती है जिसमें अपन को पॉसिबल जैसी फीलिंग्स आती है। दूसरी उसको अपन ओपन कंडीशन भी बोलते हैं, या उसको अपन प्रोबेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबल, है ना। या इसको अपन रियल कंडीशन बोलते हैं। मतलब एक ही कंडीशन के अपने पास में कितने नाम हैं? 4। मतलब अपन इसको पॉसिबल कंडीशन भी बोलते हैं, प्रोबेबल भी बोलते हैं, उसके बाद में रियल कंडीशन भी बोलते हैं, और ओपन कंडीशन भी बोलते हैं। मतलब अपन को पता चल जाना चाहिए कि ये कंडीशन के बारे में किस तरीके से अपन को मालूम पड़ता है। साक्षी जी आप भी आए हैं, और देखते हैं चलो आगे। मतलब अपने पास में जो टाइप्स हैं कंडीशन के, किसके? कंडीशन के टाइप अपन को पता होना चाहिए कि टाइप कितने हैं? 3 टाइप हैं। एक तो पहला टाइप जो है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? पॉसिबल, ओपन और प्रोबेबल या रियल। दूसरा जो टाइप है उसको अपन कहते हैं इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी कंडीशन। मतलब आपको इसको बोल सकते हैं काल्पनिक। कौन सी कंडीशन? काल्पनिक। और तीसरी जो होती है वो अनफुलफिल होती है। कौन सी? अनफुलफिल्ड कंडीशन, या इसको अपन क्लोज कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज कंडीशन। मतलब अपन ये जाने कि ये जो टॉपिक के जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका मतलब ये है कि अपन उसमें एक टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जिसमें पहला भाग जिसको वो कहते हैं अपन पॉसिबल कंडीशन कहते हैं, या उसको अपन ओपन कंडीशन कह सकते हैं, या इसको प्रोबेबल कह सकते हैं, या इसको रियल कह सकते हैं। दूसरी जो कंडीशन होती है उसको अपन कहते हैं इमेजिनरी कंडीशन। कैसी कंडीशन? इमेजिनरी का मतलब होता है कल्पना वाली। और तीसरी जो कंडीशन होती है जिसको अपन कहते हैं अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन। मतलब ये है कि यहां जो कंडीशन दे रखी है पॉसिबल, ओपन या प्रोबेबल, रियल, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर आपके पास में ऑप्शन खुले हुए रहते हैं। मतलब यहां कोई ना कोई पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है, ओपन है, कोई रास्ता आपके लिए खुला है ना, या फिर वो रियल कंडीशन है ना। और मतलब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे अपन मैं बोलूं कि यदि अपन परीक्षा कठिन मेहनत करते तो क्या हो जाते? परीक्षा में पास हो जाते। अगर मैं कठिन परिश्रम करता तो मैं परीक्षा में पास हो जाता। तो यहां पर कैसी कंडीशन है कि जैसे मैं अगर परिश्रम करता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। लेकिन अगर मान लो ऐसा होता है कि परीक्षा हो जाए, उसके बाद में अगर रिजल्ट आ जाए और अपना सिलेक्शन नहीं हो, तो वो अपन क्या कहेंगे कि यार मैं अगर मेहनत करता तो क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब यहाँ कौन सी कंडीशन है? यहाँ आपके लिए कोई खुला हुआ रास्ता नहीं है। अब रास्ते सारे आपके क्या हो गए? बंद हो गए। यहाँ पर ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास में रास्ता खुला हुआ रहता है। जैसे मैं अगर परिश्रम करता तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। ये आपके लिए रास्ता खुला है। अगर मैं हार्डवर्क करूंगा तो पास हो जाऊंगा। अभी रास्ता आपके पास में खुला है, लेकिन
एग्जाम हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, सिलेक्शन नहीं हो जाए, फिर कहें यार मैं पढ़ता तो पास हो जाता। इसका मतलब अभी यहाँ पर आपके लिए कंडीशन क्या होगी, बंद होगी। और जो बंद हो जाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, क्लोज कंडीशन या अनफुलफिल्ड। मतलब आपके सामने जब अपने पास में रास्ता है किसी चीज को करने का, तो वैसी कंडीशन को अपन पॉसिबल, ओपन, प्रोबेबल या रियल कंडीशन कहते हैं। और जहां पर अपने पास में रास्ता बंद हो जाते हैं तो उस कंडीशन को अपन अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन कहते हैं। और जब रास्ते बंद हो जाते हैं फिर अपन कल्पना करते हैं कि यार मैं मास्टर बनता तो मैं स्कूल जाता, है ना, बच्चों को पढ़ाता, अच्छी गाड़ी लाता, है ना, मतलब आज मैं भी सबके सामने ऐसे मास्टर कहलाता अगर मैं कठिन परिश्रम करता। ये सारी क्या है अपनी कल्पना। ये फिर क्या करते हैं अपन, खाली कल्पना के अलावा अपन कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन को अपन कहते हैं इमेजिनरी। पहली, अगर मैं परिश्रम करूंगा तो क्या हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। मतलब कैसी कंडीशन, खुली कंडीशन, उसको बोलते हैं अपन यहां वाली। दूसरी, एग्जाम आ गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद में फेल हो गया, उसके बाद कहता है यार मैं परिश्रम करता तो मैं क्या हो जाता, पास हो जाता। वो कंडीशन को कैसे कहते हैं, अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन। और फिर जब वो रिजल्ट आ जाता, सब हो जाता, अरे यार मैं थोड़ी सी मेहनत करता और मास्टर बन जाता तो मैं भी स्कूल जाता, बच्चों को पढ़ाता, है ना, अच्छे सूट बूट में स्कूल जाता। तो ये सारी फिर अपनी क्या हो जाती, कोरी कल्पना। तो जब कल्पना हो जाती तो वो इमेजिनरी। इस तरीके से आपके सामने तीन प्रकार की जो कंडीशन वहां दे रखी होती। एक तो आपके पास में रास्ता खुला है, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक रास्ता बंद हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में फिर अपन खाली कोरी क्या कर सकते हैं, कल्पना, जो वास्तविक होती नहीं है। तो इस तरीके से अपने पास में कितनी कंडीशन है, तीन कंडीशन। ठीक है, तो अपन इस तरीके से अपन जानते हैं ये तीन प्रकार की कंडीशन हो सकती है। अभी जैसे अपन इसको उदाहरण के माध्यम से अपन समझना चाहें, जैसे मैं यहां लिखूं, इफ यू वर्क हार्ड you will pass एग्जाम। अब यहां पर ये किस तरीके की कंडीशन लग रही है आपको, यहां क्या है, इफ यू वर्क हार्ड, क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं कठिन परिश्रम करता तो क्या होता, एग्जाम पास होता है। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, यू विल पास। मतलब अभी अपने पास में कंडीशन कैसी है, ओपन है या क्लोज है, कैसी कंडीशन है, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, तुम पास हो जाओगे। मतलब कैसी कंडीशन है, पॉसिबल कंडीशन, ओपन कंडीशन है या क्लोज कंडीशन। यहां पर अपने पास में पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब है कि ये ओपन कंडीशन है, क्योंकि अभी अपने पास में अगर मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे, ऐसा कहना चाह रहा है वो। ठीक है, उसके बाद में हाँ ओपन कंडीशन। ठीक है, अभी जैसे मैं दूसरा वाक्य लिखता हूं, अभी दूसरा वाक्य अपन लिखें कैसे, जैसे इफ यू हैड वर्क हार्ड, तो यू वुड हैव पास द एग्जाम। मतलब यहां क्या कह रहा है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम करता तो क्या होता, यू वुड पास, तो मैं क्या हो जाता, तुम पास हो जाते। मतलब अब यहां पर क्या है, कैसी कंडीशन मानते हैं इसको अपन, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते, कर में तो कठिन परिश्रम करते तो यू वुड हैव पास द एग्जाम, तो तुम परीक्षा में क्या हो जाते, पास हो जाते। तो अब यहां पर किस तरीके की बात हो रही है, ओपन कंडीशन है या क्लोज कंडीशन है या इमेजिनरी है, ये बिल्कुल किस तरीके की होगी, आप इसको देखें, क्लोज कंडीशन। क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, अगर तुम कठिन परिश्रम करते तो क्या होते, पास होते। लेकिन रिजल्ट आ गया, अब खत्म हो गया मसला, है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अगर मैं ऐसे लिखूं, इफ आई वर अ टीचर, अगर मैं क्या होता, टीचर, तो आई वुड टीच स्टूडेंट,
तो मैं क्या करता, बच्चों को पढ़ाता। इफ आई वर टीचर, अगर मैं क्या होता, एक अध्यापक होता, तो क्या करता, आई वुड टीच स्टूडेंट, तो मैं क्या करता, बच्चों को पढ़ाता। मतलब ये ध्यान रखो कि दूसरे में क्लोज हो गई, यहां तीसरे में क्या कह रहा है, कल्पना कर रहा है कि मैं क्या होता, टीचर होता, तो मैं क्या करता, बच्चों को, आई वुड टीच द स्टूडेंट, मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता। मतलब अपन को ये याद रखना है कि अपने पास में जो इमेजिनरी सेंटेंस है, मतलब जो कंडीशन सेंटेंस है, सॉरी, तो उसको कितने भाग है अपने पास में, 3 टाइप है। पहला पॉसिबल कंडीशन, ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन या रियल कंडीशन, जिसमें रास्ता खुला हुआ रहता है। क्या रहता है, रास्ता खुला हुआ रहता है। और दूसरी अनफुलफिल्ड या उसको क्लोज कंडीशन कहते हैं, जहां पर रास्ता अपने पास में बंद हो चुका होता है और फिर खाली कोरी कल्पना का वाला जो अपना कंडीशन होता है, उसको कहते हैं अपन इमेजिनरी सेंटेंस। इस तरीके से 3 सेंटेंस के माध्यम से अपन ने इसको समझने की कोशिश की है। क्या समझ में आया क्या, ये इसके 3 भाग, किस तरीके की कंडीशन होती है, कितने प्रकार की होती है। पहली कंडीशन जिसमें रास्ता अपने पास में खुला रहता है, उसको अपन ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन, प्रोबेबल या पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। जहां पर रास्ता बंद हो जाता है अपना, है ना, वहां अपन कुछ नहीं कर सकते, वहां पर उसको अनफुलफिल्ड या उसको क्लोज कंडीशन कहते हैं। और तीसरा, जहां पर अपन क्या कर सकते हैं, कोई कल्पना कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। बताओ समझ में आया क्या इसको। कंडीशन का टाइप 3 तरीका जो मैंने आपको बताया अभी, वो तीनों तरीके अपन को याद रखने हैं। अपन खाली क्या फॉर्मूले याद रखते हैं, लेकिन वो कहीं काम के नहीं होते। तो अपन यहाँ पर अपन को पता होना चाहिए कि कंडीशन कितने टाइप की होती है। तो अपन को याद रखना है आज के बाद कि कंडीशन के टाइप कितने होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के कंडीशन के टाइप होते हैं। तो अपन आगे चलते हैं। अब इसका अपन टाइप नंबर फर्स्ट लेते हैं, जिसको बोलते हैं अपन, कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन पॉसिबल, जिसे या तो अपन किसे क्या कर सकते हैं, प्रोबेबल, या उसको अपन कह सकते हैं ओपन, या इसको अपन कह सकते हैं रियल कंडीशन। कौन सी, रियल कंडीशन। मतलब आपको ये याद रखना है कि अपने पास में जो पहली कंडीशन है, जिसको अपन पॉसिबल, प्रोबेबल, ओपन या रियल कंडीशन कहते हैं, ठीक, रियल कंडीशन। अब इसको अपन देखते हैं। यहां पर मैंने आपको पहले ही बताया कि यहां पर अपने पास में रास्ता खुला है, अभी कोई ना कोई संभावना होने की जरूरत है। ऐसी कंडीशन को मतलब अपन क्या कहते हैं, पॉसिबल, प्रोबेबल, ओपन या रियल कंडीशन कहते हैं, जहां पर किसी न किसी प्रकार का रास्ता अपने पास में खुला है। अभी अपने पास में रास्ता खुला है, इसका मतलब है कि वो रियल कंडीशन है, वास्तविक कंडीशन है, ओपन कंडीशन है। अब जैसे अपन ने यहाँ उदाहरण लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उदाहरण लिखा था, सेजल जैन, ठीक है, हाँ। तो अब अपन आगे चलते हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिखा था, यहां क्या लिखा था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। मतलब यहां क्या कह रहा है, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। इसका मतलब यहां है कि अभी अपने पास में क्या है, पॉसिबिलिटी है कि अपन पास हो सकते हैं। अपने पास में अभी जो रास्ता है वो खुला है। क्या खुला है, कि अगर अपन परिश्रम करेंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, है। मतलब अपन को ये याद रखना है कि जब भी आपके पास में प्रोबेबल या पॉसिबल कंडीशन होती है, जिसमें आपने देखा कि यहाँ कठिन परिश्रम करते हैं। दूसरा एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो टेंस दे रखा है इस वाले भाग में, जो इस इफ के साथ में, वहां पर आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस होता है, तो यहाँ विल प्लस शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से प्रयोग करते हैं अपन। लेकिन अब जैसे यहां पर आप देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या एस, इस तरीके की कंडीशन बनती है। ऐसे टेंस को अपन कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि कंडीशन में एक वाला भाग जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये आपका भाग जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का। कहाँ का, फ्यूचर इंडेफिनिट का। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो कंडीशन की पहला भाग है, पहली कंडीशन है, वहां पर अगर आपको पूछे कि आपको एक सेंटेंस में कितने
कंडीशन का जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप कौन सा, जहां पर पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबल हो, ओपन हो, रियल हो, ऐसी कंडीशन हो, पहली कंडीशन का टाइप, वहां पर हमेशा दो प्रकार के टेंसों का उपयोग होता है। एक तो उसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है उसके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जो कंडीशन का टाइप 1 है उसमें कौन से दो टेंस होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। इसी तरीके से अपन एक और उदाहरण लिखते हैं, जैसे if you run fast, तो यहां पर क्या होगा, you will catch the bus। मतलब क्या क्या है यहां पर, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, बस को पकड़ लोगे, क्या करोगे ना। मतलब इफ यू रन फास्ट, अगर तुम तेज दौड़ोगे तो यू विल कैच द बस। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अभी अपने पास में पॉसिबिलिटी है, बस जा रही है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा तेज दौड़ लोगे तो तुम उस बस को क्या कर लोगे, पकड़ लोगे। मतलब पहली कंडीशन में क्या है कि काम होने की अपने पास में संभावना है, मतलब आपके पास में थोड़ा सा किसी न किसी प्रकार का रास्ता खुला हुआ है कि मतलब आप इस तरीके से जुड़ सकते हैं कि मतलब उसको अपन उस तरीके की जो भी काम कर रहे हैं वो काम हो सकता है। कब हो सकता है, जब अपने पास में कुछ मेहनत कर रहे हैं। मतलब आपको ये याद रखना है कि मैंने कंडीशन के 3 टाइप बताए, उसमें पहला कंडीशन जो है उसको ओपन कंडीशन कहते हैं या उसको पॉसिबल कंडीशन कहते हैं। उस कंडीशन में ओपन कंडीशन, पॉसिबल कंडीशन या रियल कंडीशन जो है, उस कंडीशन में दो प्रकार के टेंसों का उपयोग होता है। एक तो इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो सामने वाला जो वाक्य होता है उसके अंदर वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है। तो इसमें संभावना है कि रास्ता खुला हुआ है ना। यहां पर अपन ने दूसरे सेंटेंस में भी देखा, जैसे मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, तो क्या होगा, यू विल कैच द बस। अब बताओ, अब ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें क्या कह रहा है, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल कैच, तुम बस पकड़ लोगे। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगर आपको फिर इस सेंटेंस को सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे अपन ने यहां बोला क्या, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, तो क्या होगा, यू विल नॉट कैच द बस। अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो क्या होगा, तुम बस को नहीं पकड़ सकते। दूसरा अपन इसको नोट करके भी इसको सेम बना सकते हैं या फिर इसको दूसरी तरीके से बना सकते हैं, यू विल मिस द बस। तुम क्या कर लोगे, मिस का मतलब क्या होता है, छूट जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। मतलब अपन को ये याद रखना है कि आप यहां जो देखें, सबसे पहली मैं बात बता रहा हूं आपको, ये अच्छे से याद रखना कि आपके पास में जो कंडीशन है वो 3 प्रकार की कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन है जिसको ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन या पॉसिबल प्रोबेबल कंडीशन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहां जो आप जो चीज कर रहे हैं उसमें आपको कुछ ही किसी भी प्रकार के कार्य करने की आपके पास में संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ कर सकते हैं। खुली कंडीशन जिसको बोलते हैं खुली कंडीशन, और खुली कंडीशन में हमेशा दो प्रकार के टेंस होते हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके सामने होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। मतलब अब यहां देखो क्या था कि इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल कैच द बस। अब वहां कह रहा है कि तुम बस को पकड़ लोगे। अब तुम तेज दौड़ोगे नहीं और बस को पकड़ लोगे, ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव है। तो जब यहां नेगेटिव तरीके से है तो फिर अपन को यहां भी मीनिंग वैसा ही देना। जैसे यहां क्या कहा, इफ यू डू नॉट रन फास्ट, अगर तुम तेज नहीं दौड़ोगे तो यू विल नॉट कैच द बस, तो तुम बस को पकड़ नहीं सकते। इस तरीके का सेंटेंस सही होना चाहिए। जैसे यहां नॉट है तो अपन को यहां भी नॉट की मीनिंग देनी चाहिए। अगर अपन ये कहते हैं कि नॉट नहीं लिखें और क्या करते हैं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द बस, तो तुम क्या कर दोगे, बस को मिस कर दोगे।
बात यही है, कहने का मतलब अगर नॉट से भी अपन इसको जमा सकते हैं, या फिर नॉट नहीं लिखे किसी वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा सकते हैं, या उसको और नेगेटिव बनाना है तो वो जो सेंटेंस दे रखा है उसका ऑपोजिट वर्ड का उपयोग करके भी अपन नेगेटिव बना सकते हैं। मतलब पहली कंडीशन, ये आपके सामने जो मैंने पहली कंडीशन रखी है, उस पहली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है क्या, कि उसमें रास्ता अपने पास में क्या है, खुला हुआ है। इसको बोलते हैं अपन ओपन कंडीशन। क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशन। देखो ये जो कंडीशन वाला मैं भाग सिखा रहा हूं, अपन ने जो पढ़ाया हुआ है उसमें 3 ही सूत्रों के माध्यम से कंडीशन बताते हैं, लेकिन मैं यहां पर आपको 7 तरीके से कंडीशन बताने वाला हूं। 7 प्रकार की कंडीशन जो आपको किस तरीके से उपयोग में आएगी, क्योंकि 7 तरीके से कंडीशन अगर अपन समझेंगे नहीं तो मालूम नहीं पड़ने वाला। इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन ने कंडीशन में क्या है, कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई एस आया तो विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या यहाँ सेकंड फॉर्म आया तो वुड शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हैड प्लस थर्ड फॉर्म आया तो वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बस इतना ही पता है। लेकिन इसके आगे जो 4-5 भाग हैं उसको अपन ने अभी तक देखा नहीं है, तो मैं आज इस वीडियो में वो कंडीशन सारी बताने वाला हूं, जिसमें अपनी पहली कंडीशन जिसको अपन कहते हैं इफ वाली कंडीशन। इफ वाली कंडीशन में 3 भाग हैं अपने पास में, एक तो पॉसिबिलिटी, दूसरा उसके बाद में अपने पास में क्लॉज है, कोई संभावना नहीं है, और तीसरी है इमेजिनरी। मतलब आपको इफ वाले भाग को अगर देखें तो 3 प्रकार से बांट दिया है। एक तो पहली जो भाग है वो कौन सा है, पॉसिबल वाला, जिसमें ओपन कंडीशन होती है, और इसमें आपको पूछा जा सकता है कि कंडीशन के टाइप 1 में कौन से 2 टेंस आते हैं, तो आपको याद रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बना सकते हैं। उसके बाद में मैं एक आपको छोटा सा एक वाक्य दे रहा हूं, आप इस वाक्य को मुझे बताएं कि किस तरीके से है। आ जाएगा क्या नीचे, हाँ देखो, इफ यू डू नॉट प्ले हॉकी you will not win the match। अब बताओ ये सेंटेंस जो मैंने लिखा है क्या सही है, सही लिखा हुआ है क्या। इफ यू डू नॉट प्ले हॉकी, अगर तुम हॉकी नहीं खेलोगे तो यू विल नॉट प्ले द विन द मैच, मतलब तुम मैच जीत सकते नहीं हो। मतलब यहाँ हॉकी खेलने से मतलब है अच्छी हॉकी। अच्छी हॉकी अगर आप नहीं खेलते हैं तो आप क्या नहीं जीतेंगे, मैच को नहीं जीतेंगे। तो इस तरीके से क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, यू विल लूज द मैच, इफ यू डू नॉट प्ले हॉकी यू विल लूज द मैच, तो तुम क्या हो जाओगे, मैच को हार जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या। दोनों जो मैंने दोनों तरीके से बनाए हैं क्या सही लग रहा है क्या, आपको बताओ। कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि कंडीशन जो आपको दे रखी है, जिसमें उसके टाइप मैंने बता दिए, 3 प्रकार के टाइप हैं। पहली कंडीशन जिसको अपन पॉसिबल, ओपन, रियल, या उसको अपन प्रोबेबल, ये कंडीशन कह सकते हैं। इस कंडीशन में आपको ये याद रखना है कि अपने पास में किसी भी कार्य को करने के लिए रास्ता खुला रहता है। दूसरा कि इस पॉसिबल वाली जो ओपन कंडीशन है इसमें 2 टेंस होते हैं, जिसमें पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके सामने होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरीके से होता है। मतलब यहाँ इस वाले भाग्य में अगर आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ रास्ता अभी खुला हुआ है, बंद नहीं है, इसका मतलब आप समझ लें कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन दे रखी है, ओपन कंडीशन दे रखी है। और ओपन कंडीशन में हमेशा इस तरफ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस होता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और उस तरफ जो वाला भाग होता है वहां पर विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मतलब आप समझें कि अगर मैं इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूं, स्ट्रक्चर अपन कैसे लिखेंगे, एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा के नीचे लिख देता हूँ स्ट्रक्चर इसका। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा ये ध्यान रखना कि परीक्षा में किस तरीके से अपन को पता होना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर इसका किस तरीके से होता है। तो स्ट्रक्चर अपन ध्यान रखें, जब भी ओपन कंडीशन होती है उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इफ वाले भाग में, जहां इफ वाला भाग होता है वहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तो दूसरी तरफ यहां पर सब्जेक्ट के बाद में विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि जहां ओपन कंडीशन होती है, जहां पर रास्ता खुला होता है, वहां पर दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट। तो आपको इफ वाले भाग में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट मिलेगा और आगे वाले भाग में हमेशा फ्यूचर इंडेफिनेट, विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये तो आपका जो कंडीशन का पहला वाला भाग था, कौन सा भाग था? पहला भाग था। और इस पहले भाग में आपने देखा कि अपने पास में रास्ता खुला है या बंद है? खुला है। रास्ता खुला है, इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि यहां पर काम होने की संभावना है। ऐसी कंडीशन को अपन ओपन कंडीशन कहते हैं। और ओपन कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ में फ्यूचर इंडेफिनेट, इफ वाले वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट होगा और दूसरे वाले भाग में हमेशा विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इसमें आपको एक नोट करके, या मैं एक्सेप्शन लिख दूं, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक्सेप्शन में क्या होगा? ये एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। और अपवाद में क्या होगा? अगर इफ वाले वाक्य में, कौन से वाले वाक्य में? अगर इफ वाले वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनेट, कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस दे रखा है, इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है, तो दूसरी तरफ अपन ने विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला किया था। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन एक ऐसा है, यहां पर अगर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है इफ के साथ में, तो दूसरा वाला भाग भी होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का ही होगा। ये एक अपवाद है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपन क्या समझते हैं कि इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है? अपन विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही अपन को पता है। लेकिन आपको एक याद रखना, अपवाद। और अपवाद क्या है? अगर इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस हो, तो दूसरी तरफ भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का ही प्रयोग करना है। वो कब? वो तब जब आपको याद रखना है नॉट। क्या याद रखना है? अगर वहां पर साइंटिफिक दे रखा हो, क्या दे रखा हो? साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, या आपको इडियम्स दे रखी हो, क्या दे रखी हो? इडियम्स दे रखा हो, या आपको दे रखा हो प्रोवर्ब, क्या दे रखी हो? प्रोवर्ब, है ना? इडियम्स, प्रोवर्ब दे रखा हो, या फिर आपको कोई ऑटोमेटिक चेंज हो रहा हो, ऑटोमेटिक चेंज, अगर इस तरीके की कोई मीनिंग वाले वहां पर सेंटेंस दे रखे हैं, जैसे कौन सा? पहला तो है साइंटिफिक फैक्ट दिया हुआ हो, या इडियम्स दे रखा हो, या प्रोवर्ब दे रखा हो, है ना? लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे ये दे रखे हो, तो ऐसी चीज में आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ में जब प्रेजेंट इंडेफिनेट दे रखा है, तो दूसरे वाले भाग में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट ही होगा। ये अपन को याद रखना है। कब? जब आपको ये एक्सेप्शन दे रखा है। बाकी ऐसे मोस्ट ऑफ तो अपन क्या करते हैं कि इफ के साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ हमेशा आप क्या कर देते हैं? अपन फ्यूचर इंडेफिनेट, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। लेकिन आपको एक्सेप्शन में याद रखना है, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट तो दे रखा है, लेकिन दूसरी तरफ भी अगर अपन को प्रेजेंट इंडेफिनेट भरना है, तो कब करेंगे? तब जब आपको उस सेंटेंस में साइंटिफिक दे रखा हो, इडियम्स दे रखी हो, प्रोवर्ब दे रखे हो, है ना? मतलब आपको ये दे रखा हो कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब वो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट एक तरह से अपना क्या है ना? एक तरह से अपन क्या कह सकते हैं? इडियम कह सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखें, जब इस तरीके से कोई शब्द वहां दे रखे हो, तो वहां पर अपन को याद रखना है कि इफ के साथ में यहां भी अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो दूसरी तरफ भी अपन को प्रेजेंट इंडेफिनेट ही रखना है। ये याद रखना है। अच्छा, जैसे मैं अभी अपन उदाहरण पे लिख लेते हैं एक, जैसे इफ यू हिट बटर, इफ यू हिट बटर, तो क्या होगा? इट मेल्ट्स, या ऐसा होगा, इफ यू हिट बटर, तो इट विल
मेल्ट। बताओ कौन सा सही होगा? बताओ कौन सा सही होगा? अभी मैंने क्या कहा कि जैसे ईफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ईफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से अपन ओपन कंडीशन में इसको दिया। लेकिन अगर मान लो साइंटिफिक फैक्ट दे रखे हो, इडियम दे रखा हो, प्रोवर्ब या ऑटोमेटिक चेंज दे रखा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जब यहाँ ईफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट दे रखा है तो दूसरी तरफ भी अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही देना है, ये याद रखना है। अब जैसे यहाँ लिखा है इफ यू हीट बटर, अगर बटर को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो अब मेल्ट हो जाएगा तो ये क्या है, एक तरह से साइंटिफिक फैक्ट है, या ऑटोमेटिक चेंज तो नहीं कह सकते लेकिन साइंटिफिक तो कह सकते हैं। तो अब यहां पर अपन क्या करेंगे, ऊपर वाला सही बताएंगे या नीचे वाला सही बताएंगे? बताओ कौन सा बताएंगे सही, ऊपर या नीचे? कौन सा सही होगा, 1 नंबर 2 नंबर? कौन सा सही होगा? कंडीशन में अपन हमेशा ये याद रखते हैं कि कंडीशन में ओपन कंडीशन, रियल कंडीशन या पॉसिबल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में अपन ने देखा कि एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, लेकिन इसका एक ही मतलब आपको ये ध्यान रखना है, जवाब सभी का आ गया है एक एक, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना है कि एक एक्सेप्शन भी है, एक अपवाद है। और अपवाद क्या है कि अगर इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो है, जैसे यहां भी है वैसा ही है, लेकिन दूसरी तरफ अपन को फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं करना है, अपन को वहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट ही करना है। वो कब करना है, जब कोई साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, इडियम्स, प्रोवर्ब या ऑटोमेटिक चेंज, ऐसी कुछ मीनिंग उसमें आ रही हो, तो फिर अपन को वहां पर हमेशा याद रखना है कि ये दोनों तरफ अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट ही भरने हैं, ये याद रखना। जब जब आपके सामने साइंटिफिक, इडियम्स, प्रोवर्ब या ऑटोमेटिक चेंज इस तरीके से सेंटेंस में दे रखा हो। आपने जवाब सही दिया है। अब बताओ अपन आगे बढ़े क्या इसको? फैजल अली ने भी जवाब सही दिया, बिल्कुल फर्स्ट इज करेक्ट। तो बिल्कुल फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि यहां पर अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो एक्सेप्शन वाली बात हो रही है, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट आ रहा है अंदर। आगे बढ़े क्या? बताओ दूसरी, इसका मैं दूसरे ऊपर चलते हैं अपन। ये पहली कंडीशन जिसमें क्या था, अपना भाग खुला था। कैसा था? खुला। खुला भाग, खुला भाग मतलब ये होता है कि अपने पास में अभी किसी कार्य को करने के लिए रास्ते खुले हैं, वो वाली कंडीशन आपको अच्छे से याद रखना है। फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट इस तरीके से ही होता है उसमें, लेकिन जब आपको एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग पूछे, साइंटिफिक के अकॉर्डिंग पूछे, या इडियम्स के अकॉर्डिंग पूछे, या प्रोवर्ब के अकॉर्डिंग पूछे, या कोई ऑटोमेटिक चेंज बता रहा है, तो उस तरीके से ऑटोमेटिक चेंज कैसे, जैसे पानी है वो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, बर्फ है वो क्या पानी बन जाता है, वो ऑटोमेटिक चेंज। तो वहां पर भी अपन को इस तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होना चाहिए, है ना? ये याद रखना अपर इफ वाले कंडीशन में। लेकिन अगर आपको जनरली पूछा जाए, ओपन कंडीशन है तो एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट। बताओ आगे बढ़े क्या? यस या? मैंने आपको अभी 3 प्रकार की कंडीशन बताई। एक तो ओपन कंडीशन जिसमें रास्ता खुला है, जो अभी अपन ने देखा। दूसरा मैंने बताया था जहां रास्ता क्या हो जाता है, अपना बंद हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड, या इसको क्लोज कंडीशन भी कहते हैं। मतलब आप समझे कि आपके पास में रास्ता क्या हो गया, बंद। मतलब अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जितनी भी संभावनाएं थी वो पहली कंडीशन में थी, अब अपने पास में क्या हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो उस तरीके की चीज में अपन देखें इसको, क्या करना है अपन को, यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है वो अपन को याद रखना है। स्ट्रक्चर क्या है आपका, स्ट्रक्चर इसमें इफ के साथ में क्या दे रखा हो, इफ के साथ में अगर सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो अपन को दूसरी तरफ अपन को क्या करना है, वुड, शुड हो सकता है, कुड हो सकता है, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
मतलब अपन को याद रखना है कि जब अपनी अनफुलफिल्ड या क्लोज कंडीशन होती है, जहां रास्ता बंद होता है, वहां पर अपन को याद रखना है इफ वाले भाग में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो दूसरे वाले भाग में वुड, शुड, कुड में उसके बाद में हैव, तो इस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से अपन को ये जो दूसरी कंडीशन है उसमें, लेकिन इसमें क्या है कि आपके पास में रास्ता क्या हो गया है, बंद। मतलब ऐसी कंडीशन को अपन अनरियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपन एक और नाम दे सकते हैं इसको, अनरियल। क्या नाम दे सकते हैं? अनरियल। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो कंडीशन अपने पास में मैंने पहले बताई, ओपन कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन और क्लोज कंडीशन, ये तीन कंडीशन में खाली रियल कंडीशन है तो आपकी ओपन कंडीशन है, बाकी दोनों है वो आपकी अनरियल है, क्योंकि वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि अपन कल्पना करते हैं वो भी वास्तविक नहीं होती। और जब आपके पास में जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हुआ है, कोई तरीके का कोई रास्ता, सारे बंद हो गए, तो उस कंडीशन को भी अपन क्या कहते हैं? अनरियल कहते हैं। ठीक है, तो अपनी ये जो दूसरी कंडीशन मानते हैं इसको अनफुलफिल्ड या उसको क्लोज कंडीशन, जिसको अपन अनरियल भी कह सकते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है कि सब्जेक्ट इफ के साथ में अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो आपको सामने वाले भाग में अपन को क्या देना है? वुड, शुड, कुड, इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, फिर हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। जैसे मैं यहां सेंटेंस लिखूं, इफ आई हैड visited the village, I would have arranged the thing। मतलब इफ आई हैड विजिटेड द विलेज, अगर मैं क्या करता? गांव की यात्रा करता। क्या करता? गांव की यात्रा करता, तो आई वुड हैव अरेंज द, मतलब मैं क्या कर सकता था? अगर मैं गांव की यात्रा करता तो मैं सारी चीजों को, वस्तुओं को मैं क्या कर सकता था? अरेंज कर सकता था। लेकिन अब वो संभावना है नहीं, क्योंकि उसने गांव की यात्रा नहीं की। मतलब आपको ये याद रखना है कि जो अनफुलफिल्ड कंडीशन या क्लोज कंडीशन होती है, जो अनरियल होती है, वहां पर क्या होता है? आपके पास में रास्ता बंद हो गया। वो कह रहा है कि अगर मैं गांव की यात्रा करता तो मैं वहां की सारी चीजों की अरेंजमेंट, उन वस्तुओं का अरेंजमेंट कर सकता था, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है क्योंकि रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि वो गांव जा चुका नहीं है ना। इस तरीके से याद रखना। अपन जैसे एक और जैसे लेते हैं, यहां देखें, इफ ही had worked hard if he had worked hard he would have passed। तो वो क्या करता? अगर वो कठिन परिश्रम करता, क्या करता? कठिन परिश्रम करता, तो यू वुड हैव पास्ड, तब वो क्या होता? एग्जाम को पास कर चुका होगा, है ना। लेकिन कब? मतलब जब वो कठिन परिश्रम करता। लेकिन यहां पर कोई कठिन परिश्रम, अब वो क्या हो गया है? कठिन परिश्रम करने वाली बात गई, क्योंकि रिजल्ट आ गया ना। मतलब ये कह रहा है कि अगर वो कठिन परिश्रम करता तो क्या होता? वो पास हो चुका था। मतलब यहां पर क्या है कि जो काम पहले हो गया है और बाद में फिर अपन क्या पछताने वाली बात जब आती है, तब वहां पर अपन को कौन सी कंडीशन यूज रखनी है? अपन को क्लोज कंडीशन, क्योंकि अपने पास में वो रास्ते खत्म हो जाते हैं। अगर मान लो सही टाइम पे अपन कोई मेहनत करते तो अपना काम आसानी से बन जाता है, लेकिन जब वो काम, जब सही समय था, मेहनत करने का टाइम था, तब उसने मेहनत नहीं की और उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर कहता अरे यार मैं उस समय पढ़ लिया होता तो मैं पास हो जाता। लेकिन अब उसके पास में वो मौका नहीं है, क्योंकि वो समय चला गया। अब जब नई एग्जाम आएगी तब की बात देखी जाएगी, है ना। तो ये इस तरीके से ये जो कंडीशन है उसमें आपको ये याद रखना है
पहले वाली कंडीशन में आपने स्ट्रक्चर देखे थे, दो प्रकार के स्ट्रक्चर मैंने बताया था आपको। पहला स्ट्रक्चर तो ये बताया था कि अगर इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईआईएस ऑब्जेक्ट हो तो दूसरी तरफ विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर टेंस की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो दूसरी तरफ फ्यूचर इंडेफिनेट। इस तरीके से था स्ट्रक्चर। और ओपन कंडीशन थी, रास्ता खुला था, अभी भी मौका है अपने पास में। फिर उसमें एक्सेप्शन में अपन ने देखा था कि अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो दूसरी तरफ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा, लेकिन कब होगा? जब साइंटिफिक फैक्ट हो, इडियम्स, प्रोवर्ब या कोई ऑटोमेटिक चेंज वाली बात हो। ठीक है। दूसरी अपन ने जो कंडीशन देखी जिसमें अपने रास्ते क्या हो गए? बंद हो गए। मतलब ऐसा हो गया है कि पानी चला गया और फिर अपन वो पाल बांधने की कोशिश करते हैं, वैसी वाली स्थिति हो जाती है। तो यहां पर क्या है कि काम हो चुका है, अब उसके ऊपर अपन खाली पछता सकते हैं क्योंकि वो टाइम है वो क्या हो गया? चला गया। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्लोज कंडीशन कहते हैं, या उसको अनफुलफिल्ड या अनरियल कंडीशन भी कहते हैं। जैसे मैं अभी अपन ने एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे इफ ही used his strength he become champion। इफ ही यूज्ड हिज स्ट्रेंथ, अगर वो उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो पावर है, उस पावर का अगर वो उपयोग करता तो वो क्या हो जाता? चैंपियन। चाहे किसी भी तरीके का, बॉक्सिंग में ले लो, या उसकी जो पढ़ाई का जो स्ट्रेंथ है मजबूत है, या किसी भी प्रकार की कोई रेस है, अगर वो उस रेस में अगर वो अपने स्ट्रेंथ का पूरा पूरा उपयोग करता तो वो क्या? चैंपियन बन जाता। लेकिन वास्तव में उसने उपयोग नहीं किया। मतलब वो काम है क्या है? पहले ही पानी चला गया और फिर अपन कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, फिर बाद में क्या पछताना। तो उस तरीके की बात है कि जब जिस समय उसको अपनी मेहनत करनी थी उस समय उसने नहीं की, और फिर बाद में वो बात कर रहा है कि मैं करता तो चैंपियन बन जाता। तो ऐसी जब ऐसी कोई बात हो रही हो जहां पर ऐसा लग रहा है कि अपने रास्ते बंद हो गए, तो वैसी कंडीशन अपनी कौन सी कहलाती है? क्लोज कंडीशन, अनफुलफिल्ड या अनरियल कंडीशन कहलाती है। बताओ इसमें समझ आया कि नहीं आया? इसका स्ट्रक्चर अपन को याद रखना है। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ की तरफ, तो दूसरी तरफ अपन वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बताओ आगे बढ़े क्या? बताओ आगे अपन चलते हैं। इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन मैंने पहले ही कहा कि अगर मैं परीक्षा में तैयारी करता तो मैं पास हो जाता। अगर मैं परीक्षा में तैयारी करूं तो मैं पास हो जाऊंगा, ये कौन सी कंडीशन है? और जब मैं अगर तैयारी करता तो पास हो जाता, ये कौन सी कंडीशन है? बताओ। अगर मैं तैयारी करता तो पास हो जाता, ये वाली कौन सी कंडीशन है? जल्दी से मैं ये जो सेंटेंस बोल रहा हूं आप मुझे जवाब दें कि अगर मैं तैयारी करता तो पास हो जाता, कौन सी कंडीशन? ओपन कंडीशन या क्लोज? तैयारी करता ओपन कंडीशन या क्लोज कंडीशन? क्लोज कंडीशन। तैयारी करता तो पास हो जाता मतलब क्लोज कंडीशन है। और अगर मैं यूं कह दूं कि मैं अच्छी तैयारी करूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? अगर मैं कठिन परिश्रम करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी? ओपन। बिल्कुल सही बात, फैजान अली बता रहे हैं कि ओपन कंडीशन मतलब ये है कि पहली तो ये कि अगर मैं परिश्रम करता हूं तो पास हो जाऊंगा, ये ओपन कंडीशन है। दूसरी, अगर मैं परिश्रम करता तो पास हो जाता, तो ये क्लोज कंडीशन है। और जब अपने पास में रास्ते बंद हो गए उसके बाद मैं कहता कि यार मैं मास्टर बनता तो मैं स्कूल जाता, अच्छे कपड़े पहनता, है ना, बच्चों को पढ़ाता, मैं दूसरों के सामने मेरी वक़्त हो जाती, तो ये किस कंडीशन में अपन काउंट करेंगे? अभी जो मैं बोल रहा हूं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं मास्टर बन जाता तो मैं बच्चों को पढ़ाता, टाई बेल्ट में स्कूल जाता, है ना, बुलेट वुलेट ले आता,
तो ये सारी, ये कौन सी कंडीशन होगी बताओ? जल्दी, क्लोज कंडीशन होगी। गौर से सुनना। पहला, तैयारी करूंगा तो पास हो जाऊंगा, तैयारी करूंगा तो पास हो जाऊंगा, अच्छी तैयारी करूंगा तो पास हो जाऊंगा। ये तो पहले ही फैजान अली ने बता दिया था, ओपन कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? फैजान अली इमेजिनरी पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन सुनना एक बार और, अभी आगे पीछे आंसर आ रहे हैं लेकिन फैजान अली है वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहली कंडीशन ये थी कि अगर मैं तैयारी करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, तैयारी करता हूं तो पास हो जाऊंगा, तो ये तो हो गई ओपन कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर मैं तैयारी करता तो मैं क्या हो जाता? पास हो जाता। ये क्लोज कंडीशन है, क्योंकि वो तैयारी करता और पास हो जाता, ये हो गया। लेकिन अब क्या कह रहा है कि सारे रास्ते बंद है, अब वो खाली क्या कर रहा है? मास्टर बनता न, मैं यहां ये जाता न, ये करता न, वैसा करता। तो ये सारी क्या है? अब उसकी कल्पना है, और कल्पना वाले को क्या कहते हैं अपन? इमेजिनरी। बिल्कुल, तो यहाँ इमेजिनरी मतलब अपन को ये याद रखना है। अगर आपको कंडीशन के बारे में अगर यूं पूछे कंडीशन, तो आपको ये तीन चीजें यूं याद रखनी। एक तो कौन सी? ओपन कंडीशन, दूसरी क्लोज कंडीशन, और तीसरी इमेजिनरी कंडीशन। अब ओपन कंडीशन कौन सी? जिसमें अपने पास में रास्ते खुले हैं। बंद क्लोज कंडीशन कौन सी? जिसमें अपने पास में सारे रास्ते क्या हो गए? बंद हो गए। अभी सारे अब आ रहे हैं इमेजिनरी पे। और इमेजिनरी कंडीशन कौन सी? जिसमें अपन खाली कोरी कल्पना कर सकते हैं, जिसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसको अपन ओपन कंडीशन, रास्ता खुला है, इसलिए इसको अपन रियल कंडीशन भी कहते हैं। यहाँ रास्ता बंद हो गया, कोई मतलब नहीं, इसको अनरियल। और इमेजिनरी होती है वो काल्पनिक ही होती है, उसको भी अपन अनरियल ही कहते हैं। ठीक है, तो अब अपन यहाँ इमेजिनरी भी कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो इमेजिनरी, ये जो इमेजिनरी कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अभी इसको भी अपन दो तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? दो तरीके से। तो पहला तरीका कौन सा? अगर आपको वहां पर बी दे रखा हो तो आपको हमेशा यहां पर क्या भरना होता है? वर। अगर बी दे रखा हो, क्या दे रखा हो? बी दे रखा हो, तो आपको हमेशा इमेजिनरी कंडीशन में वर ही भरना है। और हमेशा यहां सब्जेक्ट में आपके सामने कौन मिलेगा? आई। क्योंकि कल्पना कौन करता है? अगर वो प्रधानमंत्री होता, ऐसा थोड़ी कहते हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो वैसा बनता, है ना। तो जब भी कोई कल्पना करते हैं तो वो अपने खुद पे करते हैं, है ना। अगर मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता, है ना। अगर मैं सरपंच होता तो क्या करता, यूं थोड़ी कहते हैं कि अगर वो सरपंच होता तो क्या करता, ऐसा नहीं होता। तो कल्पना होती हमेशा अपने पे ही होती, इसलिए हमेशा जो सब्जेक्ट में होगा वो कौन होगा? आई होगा। और जब बी दे रखा हो, बी की फॉर्म दे रखी हो, तो आपको हमेशा याद रखना यहाँ वर ही लिखना है। और अगर मान लो यहाँ कोई अदर वर्ब दे रखी है, क्या दे रखी है? अदर वर्ब दे रखी हो, तो आपको हमेशा यहाँ ब्रैकेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लिखनी है। कौन सी फॉर्म लिखनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहां पर? रिक्त स्थान में। मैं दोनों तरीके की स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे। तो अपना जो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, वो स्ट्रक्चर बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या? वर्ब, है ना। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। तो अपन यहां देखते हैं क्या, जैसे ये है तो यहां हमेशा बी दे रखा होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, और इस तरफ होगा वो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वुड, शुड हो सकता है या कुड हो सकता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर कौन सा? पहला स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि इमेजिनरी सेंटेंस में आप दो प्रकार के स्ट्रक्चर का उपयोग कर सकते हैं। कंडीशन तीन, ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन और इमेजिनरी। इमेजिनरी कंडीशन, उसमें आपको दो तरीके के स्ट्रक्चर काम में लेने हैं। दो तरीके के स्ट्रक्चर, जिसमें पहला स्ट्रक्चर वो होगा जिसमें आपको वर का प्रयोग करना है। वर का प्रयोग कब करना है? जब वो वहां पर आपको बी दे रखा हो। क्या दे रखा हो? बी दे रखा हो, तो वर का प्रयोग करना है। और दूसरा होगा जब आपके पास में कोई दूसरी बी नहीं दे रखा होगा, बी की जगह कुछ और दे रखा होगा, तो फिर वहां पर आपको हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही भरनी है। इफ वाले सेंटेंस में, इफ वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो अपन आगे देखेंगे। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं इफ आई वर, तो यहां ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? बी। इफ आई वर अ बर्ड, क्या है? अगर मैं क्या होता? इफ आई वर
इफ आई वर बर्ड, तो क्या करता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं क्या करता, आकाश में उड़ता। तो ये क्या है, एक तरीके से क्या है, इमेजिनेशन, खाली क्या है, इमेजिनेशन, क्योंकि अपन को पता है कि अपन पक्षी बन नहीं सकते और आकाश में उड़ नहीं सकते, तो ये खाली कल्पना है। बस अपन को याद रखना है कि खाली कल्पना है, लेकिन अपन को खास याद क्या रखना है कि इसमें कल्पना वाले वाक्य में यहां पर जो अपन ने वर्ब लिखा है उसकी जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का भी। तो वो अपन को कब करना है, वो अपन को याद रखना है जब यहाँ बी नहीं हो। तो बी नहीं हो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर बी दे रखा हो तो आपको हमेशा यहाँ पर वर्ब का ही प्रयोग करना है। ठीक है, अपन एक और सेंटेंस अगर मान लो लिखना चाहे तो इफ आई, अब मैंने यहां बी लिख दिया, बताओ। अब यहां पर इफ के साथ में ये बी दे रखा है और यहां पर देखा वुड की फर्स्ट फॉर्म, ये कंडीशन दे रखी है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो यहां मतलब या तो दो चीजें हो सकती है, या तो वर्ब आ सकता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बताओ यहां बी दे रखा है तो मैं यहां क्या भरूं, जल्दी से जवाब दो, बताओ जल्दी से, यहां क्या भरूं मैं, जवाब दो देखें। जब यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो अपन को यहां क्या भरना है, क्या भर सकते हैं अपन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। वुड प्लस ये दे रखा है तो अपन को यहां क्या भरना चाहिए था, है ना, क्या भर सकते हैं अपन, वर्ब भर सकते हैं तब जब बी हो, और अगर बी नहीं दे रखा और कुछ और दे रखा हो तो अपन को यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। तो अपन यहाँ क्या भर सकते हैं बताओ जल्दी से, जवाब नहीं आया, जवाब दे दो देखिए। वाह, बिल्कुल फैजान अली जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छे से। दूसरे में वुड प्लस नॉट, जैसे मान लो यहां लिखा हुआ इफ आई बी यू, अगर मैं तुम होता, सुनीता ने भी वर्ब बोला है, इफ आई बी यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर। मतलब समझो कि अपन कहीं मार्केट हार्केट जा रहे हैं, और मार्केट में जैसे अपन गए और अपन दो दोस्त हैं या तीन चार लोग और हैं, तो किसी ने किसी के साथ में बदतमीजी कर ली, तो वो व्यक्ति अपने जो साथ में है उसने उसको कुछ नहीं कहा और वैसे ही वैसे आगे निकल गए। तो फिर अपन धीरे से आगे जाके क्या कहें, अरे यार अगर मैं तेरी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उसके साथ में ऐसा बिहेवियर कभी उसका एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब अपन यूं कहते हैं अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा सहन नहीं करता। तो इस तरीके से जब अपन को याद रखना है, यहां पर बी दे रखा है, अभी इस बी दे रखा है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, मतलब इमेजिनरी सेंटेंस जो होते हैं उस इमेजिनरी सेंटेंस में आपको ये याद रखना है कि जब इस तरफ अगर वुड हैव, कुड, वुड, शुड, कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो इधर अपन को क्या चीजें याद रखनी है, या तो बी दे रखा है तो वर्ब भरना है, और अगर बी नहीं दे रखा है तो अपन को वहां पर क्या भरना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, है ना, ये अपन को याद रखना है। ठीक है,
तो बताओ यहां पर इस वाले में क्या होगा, इस वाले में क्या आएगा, स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, इफ आई के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी आई दे रखा हूं, इफ के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो यहां पर क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वुड शुड शुड कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब देखो दूसरा, इफ के साथ में अगर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये भी आपका एक इमेजिनरी सेंटेंस ही होगा, ये याद रखना है ना। अपन क्या समझ रहे हैं कि खाली वर आएगा तो वहां, लेकिन अगर वर नहीं आता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती तब भी वो आपका जो कंडीशन होगी वो कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। कैसी होगी, इमेजिनरी। इसलिए अपन को ध्यान रखना क्या कि अगर मान लो यहाँ बी दे रखा हो ब्रैकेट में तो अपन को वर करना है, लेकिन अगर बी नहीं दे रखा तो फिर अपन को क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये अपन को याद रखना है। जैसे मैंने यहां लिखा इफ आई, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने हैव, इफ आई हैव मैनी, इफ आई हैव, इफ आई हैव मैनी नहीं आएगा, इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी आई वुड परचेस अ कार। क्या किया यहां देखो, अब यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंडीशन दे रखी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, यहां पर तो भरा हुआ है, तो अपन को इस तरफ एरिया में भरना है, इफ वाले वाक्य में। तो अब यहाँ ब्रैकेट में इसने बी दे रखा होता तो अपन यहाँ क्या लगाते हैं, वर, लेकिन अभी यहाँ पर इसने बी नहीं दे रखा है, बी नहीं दे रखा है, तो अपन को अब यहाँ पर इसकी सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड। मतलब अपन को ये याद रखना है कि जब भी बी दे रखा हो, इसलिए आपको ये याद रखना है कि कंडीशन जो आपका कंडीशन है उस कंडीशन में अगर इमेजिनरी सेंटेंस आ रहे हैं, इमेजिनरी वाले, तो इमेजिनरी में इफ आई वर ही खाली नहीं आता है। आपको ये याद रखना है अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आ रही है तो भी वो कैसी कंडीशन बताएगा, इमेजिनरी, और वो भी किसके साथ में, इफ के साथ में। मतलब आपको ये याद रखना है कि इमेजिनरी दो प्रकार की होती है, एक तो आपको वर्ब के साथ में देनी है और दूसरा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ में। मतलब आपको ये याद रखना है कि इमेजिनरी सेंटेंस में आपको दो स्ट्रक्चर बनाने, एक तो वर्ब के साथ बनाना है और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आपको इस तरफ वाले कंडीशन में आपको देखना है, इस तरफ अगर वुड शुड या कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो इस तरफ आप दो चीजें भर सकते हैं, या तो वर्ब भर सकते हैं या वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब कब भर सकते हैं, जब ब्रैकेट में आपको क्या दे रखा हो, बी, और अगर मान लो आपको वहां पर वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो फिर आपको यहाँ पर सेकंड फॉर्म भरनी पड़ेगी। तो अपन ने यहाँ हैव का क्या कर दिया, हेड कर दिया। अगर मैं आपको दूसरा करूं तो आप यहां इसका आंसर आप देंगे, इफ आई अब बताओ यहां क्या भरूं मैं इसमें, जब आपको यहां लिख दिया है कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से कंडीशन दे दी है तो मुझे इस तरीके में क्या भरना है। इस तरीके में आपको ये याद रखना है कि जब यहाँ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी तो इस तरफ अपन को बी की वर्ब अपन वर्ब भरनी है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। मतलब मैं यहाँ पर एक अच्छा सा थोड़ा सा आपको बना दूं ताकि आप उससे याद रखेंगे कि अगर यहाँ पर वुड शुड कुड और यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो आप क्या भर सकते हैं, वर्ब भर सकते हैं और दूसरा वर्ब की सेकंड फॉर्म।
वर्ब कब भर सकते हैं? जब यहाँ बी दे रखा हो, और वर्ब की सेकंड फॉर्म तब भर सकते हैं जब यहाँ कोष्टक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो बताओ यहाँ क्या भरे अपन? ये जो तीनों कंडीशन दे रखी है, ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन या इमेजिनरी कंडीशन, वो रिलेटेड है इफ से, ठीक है। तो अपन ने अभी यहाँ खाली ये इफ वाला मैटर समझा है, अभी तो अपने पास में और बहुत सारी कंडीशन है पड़ी है ना, और उन सब के बारे में अपन को बात करनी है। अपन बस इतना ही जानते हैं अभी तक, जितना भी आप लोगों को पता है बस इतना ही पता है, लेकिन अभी जो मैं है उससे एक कदम आगे चलते अपन कंडीशन सीखने की जा रहे हैं, क्योंकि वो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं एग्जाम में होता है क्योंकि अपन ने देखा नहीं है, लेकिन कभी कभी इनसे प्रश्न बनते हैं तो वो आप लोगों के लिए बहुत कारगर होंगे अच्छे करने में। तो अपन को याद रखना है, रिकॉल कर लेते हैं। पहला ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन में कितने स्ट्रक्चर है अपने पास में? दो। अगर मान लो इफ के साथ में प्रेजेंट इनडेफिनेट आता है तो दूसरी तरफ आपको फ्यूचर इनडेफिनेट करना है। मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एचआईएस दे रखा है तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दूसरा एक एक्सेप्शन बताया था मैंने, एक अपवाद बताया था, अगर यहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस आता, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एचआईएस आता है, तो फिर अपन को यहाँ पर भी अपन को प्रेजेंट इनडेफिनेट ही करना है, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एचआईएस ही करना है। कब? जब आपको साइंटिफिक फैक्ट दे रखे हो, इडियम दे रखा, प्रोवर्ब दे रखा हो या ऑटोमेटिक चेन दे रखा हो। मतलब आपको ओपन कंडीशन में कितने स्ट्रक्चर याद रखने हैं? दो। एक तो प्रेजेंट इंडेफिनेट, सामने फ्यूचर इंडेफिनेट, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनेट, सामने भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, और ये स्पेशल कंडीशन में, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ने दूसरा देखा था क्लोज कंडीशन। क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन, क्लोज कंडीशन में एक ही था और एक ही स्ट्रक्चर था, वो था यहाँ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो यहाँ पर वुड, शुड, कुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर अपन ने तीसरी कंडीशन देखी इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में अपन ने दो तरीके से वुड शुड कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी, तो अपन को इस तरफ वाले भाग में इमेजिनरी में दो चीजें करनी है, एक तो वर करना अगर यहाँ बी दे रखा हो तो, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो अपन को यहाँ सेकंड फॉर्म भी कर देना है। अगर मैं कहूं कि इफ आई पास्ड द एग्जाम, तो आई विल टीच, है ना, आई वुड टीच द स्टूडेंट। इफ आई पास द एग्जाम आई वुड टीच द स्टूडेंट। अब मैंने वहां पास द सेकंड फॉर्म लेगी, तो ये भी एक तरह से इमेजिनरी, क्योंकि उस तरफ आपने देखा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसा नहीं कि वर आएगा तो ही इमेजिनरी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तब भी वो आपका इमेजिनरी बनेगा, लेकिन क्या सामने की तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना आवश्यक है, ठीक है। तो बढ़े क्या आगे, ये मैंने अभी इफ वाली कंडीशन बताई, अब मैं इससे आगे चलेंगे अपन। अगर एक बार सही है तो हाँ हाँ करके मुझे जवाब दे दें, आगे बढ़ते हैं अपन। ये जो कंडीशन है उससे एक कदम आगे चल के बताते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या याद रखना है, देखें यहां अगर इफ वाला जो भाग है, क्योंकि ये कंडीशन की डिनोट करता है, अगर इफ वाला कंडीशन है और उसके बाद में जो सब्जेक्ट दे रखा है, और सब्जेक्ट के बाद में अगर वहां पर कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो, मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, किसके साथ में, इफ सब्जेक्ट के बाद में कौन सा टेंस, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो। क्या दे रखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस दे रखा हो। तो अपन को याद रखना है क्या, आपको ये याद रखना है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा हो तो आपको यहां पर दो चीजें याद रखनी, या तो यहां पर अपन फ्यूचर भरेंगे या यहां पर भरेंगे अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब अपन को क्या याद रखना है, अगर इफ वाले भाग में क्या दे रखा हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस, मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आपको दूसरी तरफ क्या जा सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ जा सकते हैं। और दूसरा अगर वो नहीं हो तो अपन किसकी ओर जा सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ भी जा सकते हैं। किसकी तरफ जा सकते हैं, कब, जब वो आपके साथ में इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा हो, इज, एम, आर प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी दे रखा हो तो फिर अपन को दो चीजें याद रखनी, या तो फिर अपन को वहां ऑप्शन में अगर फ्यूचर टेंस इंडेफिनेट मिलता है तो वो, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट। जैसे मैं अभी यहां लिखता हूं, जैसे इफ यू आर रनिंग अ रेस, है ना, इफ यू आर रनिंग ए यू, अब यहां देख दिया, अब इस तरीके से और सेंटेंस लिख दें क्या, इफ यू आर गोइंग टू परचेस अ बाइक, आई अब बताओ मैं यहां क्या करूं, ए में अपन लिख देते हैं जैसे क्या करें बताओ, इसमें क्या आंसर दोगे अब बताओ। इफ यू आर गोइंग टू परचेस अ बाइक, आई डैश डैश द मैनेजर, आस्क, आस्क या आस्क्ड या आस्किंग, क्या कर सकते हैं बताओ, क्या करेंगे। अभी ये याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा है तो फ्यूचर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर सकते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस कर सकते हैं। तो अब यहां देखो कि फ्यूचर वाला तो दे नहीं रहा, मतलब ये इंडेफिनेट करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाना है। अब आप देखो कि यहाँ पर आई दे रखा है तो अब मैं यहाँ पर क्या करूं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करूं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस करूं, जवाब दो जल्दी। फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ही शी इट नेम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते हैं। तो अब यहाँ आई दे रखा है तो अपन क्या करें, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाएं, क्या करें, या एस या ईएस वाली फॉर्म करें, ए करें या बी करें बताओ जल्दी इसमें, तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक्सेप्शन नंबर 1 है ना, ये याद रखना कि इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा हो तब अपन को कैसे करना है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा हो इफ के साथ में तो आपको दो चीजें करनी, फ्यूचर इंडेफिनेट कर सकते हो या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आपने कंडीशन पहले जो मैंने बताई, ओपन क्लोज और इमेजिनरी, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन ये जो कंडीशन है, जो एक्सेप्शन है, जो छिपा हुआ पार्ट है, पार्ट नंबर 2 समझ लो इसको, इसको समझने के लिए आपको बहुत आवश्यक है। ये याद रखना कि इफ के साथ में अगर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा होता है तो आपको सामने वाली चीज में अपन को फ्यूचर इंडेफिनेट भर सकते हैं या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट भर सकते हैं। ठीक है, तो अपन चलते हैं आगे। हाँ, अब अपन को याद रखना है एक्सेप्शन नंबर 2, अगर इफ के साथ में सब्जेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, सब्जेक्ट, और उसके बाद में आपको यहां पर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी। अपन ने वहां पर क्लोज कंडीशन में देखा था हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास परफेक्ट दे रखा था, लेकिन मान लो प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो, क्या दे रखा हो, प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो। ये याद रखना है ना, ये फॉर्मूले। एक्सेप्शन नंबर 2 ऐसे कहीं बताया नहीं जाता हैजेव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इफ के साथ में, ये आप याद रखना कि हैजेव वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में अगर दे रखा हो तो आपको हमेशा यहां पर सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसका प्रयोग करना है, जब भी यहां इफ के साथ में क्या दे रखा हो,
हैजेव और वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो आपको उस तरीके से क्या करना है, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी कार्य है वो क्या हो गया, खत्म हो गया, चुका है ना, मतलब वो कार्य आपने क्या कर दिया, कर दिया है, ठीक है, कर दिया है, इसका मतलब है आपको याद रखना है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैजेव के साथ में है इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट। अगर हैड के साथ में आता है तो फिर आपको वहां पर वुड शुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से करना होता है। लेकिन अगर मान लो प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ के साथ में, तो आपको उस तरफ वाले वाक्य में हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं यहां करता हूं, इफ यू हैव फिनिश्ड, क्या, इफ यू हैव फिनिश्ड लंच, तो आई सर्वेंट। अब मैं यहां पर आपको, यहाँ हैव मतलब हैजेव में से है वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, तो आपको यहाँ क्या भरना है, तो यहाँ लिख दिया इसने शेल आस्क, बी में लिख दिया आस्क, सी में लिख दिया आस्क्ड, डी में लिख दिया आस्किंग। बताओ क्या करोगे, ए, सेजल ने जवाब दिया ए, विल आस्क, है ना, मतलब आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो यहाँ विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करनी है। और एक बात ये याद रखना, अगर विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी हो तो यहाँ पर अपन को याद रखना है क्या, शुड बेटर, क्या, शुड बेटर या वुड बेटर भी जवाब दे सकते हैं। अगर मान लो विल शेल, अगर ये विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी हो और ऑप्शन में कहीं शुड बेटर दे रखा हो या वुड बेटर दे रखा हो तो उसको भी अपन मान सकते हैं। जैसे मैंने लिखा इफ यू हैव विजिटेड हवा महल, महल, तो यू ऐसे लिखा आमेर फोर्ट, आमेर फोर्ट। अब यहां पर जैसे ये है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, अभी मैंने यहां लिखा आस्क, बी में लिखा आस्क, सी में लिखा शुड बेटर और डी में लिखा है आस्क्ड। बताओ अभी यहां क्या करेंगे, ये मैंने अभी कहा आप लोगों को कि प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो आपको दो चीजें याद रखनी, प्रेजेंट परफेक्ट यहां ऐसे ऐसे कर देता हूं मैं, प्रेजेंट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो इसको दो चीजें अपन को याद रखनी, एक तो फ्यूचर इंडेफिनेट मतलब विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर दूसरा अगर विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी हो तो आपको क्या करना है, शुड बेटर या वुड बेटर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो ये करना है और ये ऑप्शन में नहीं है तो ये करना है, जब भी प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। तो अब बताओ यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सेजल ने दिया सेल आस्क का ऊपर वाला, ऊपर सुनीता ने, नीचे सी, बिल्कुल सी शुड बेटर, ठीक है, यहाँ पर ये इसका आंसर बिल्कुल सही है शुड बेटर, क्योंकि आपको मैंने ये बता दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हो तो आपको दो चीजें याद रखनी है, या तो फ्यूचर इंडेफिनेट लिखना है या फ्यूचर इंडेफिनेट नहीं दिया है तो शुड बेटर या वुड बेटर। अगर ये शुड बेटर की जगह वुड बेटर भी आता है तब भी वो सही है, ठीक है। तो आप अपना आंसर इस तरीके से बता सकते हैं कि जब भी कंडीशन वाला, ये कंडीशन नंबर 2 एक्सेप्शन में है, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो अपन दो चीजें ले सकते हैं, या तो फ्यूचर इंडेफिनेट दिया हुआ तो, और वो नहीं दिया हुआ तो शुड बेटर या वुड बेटर दिया हुआ तब भी वो सही है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से बताओ क्या समझ में आ गया क्या, से आपके कम से कम 3-4 प्रश्न आएंगे एग्जाम में।
इसलिए इसको बड़ा सीरियसली देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें इस वीडियो के अंदर आपको इफ की 3 कंडीशन बताई, उसके बाद में मैंने एक्सेप्शन बताए। एक्सेप्शन के अंदर मैंने पहला एक्सेप्शन बताया, जब इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूस दे रखा हो तो आपको इस तरफ क्या करना है, और दूसरा मैंने बताया कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है तो आपको इस तरफ क्या करना है। वो सारी चीजें अपन ने अंदर देखी है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक्सेप्शन आपने सुना होगा, अनलेस। अनलेस, अनलेस के बारे में। अभी अनलेस का मतलब क्या होता है, आप ये याद रखना, अनलेस मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस नॉट। किससे बना है, इफ और नॉट से मिलकर बना है अनलेस। ये याद रखना, इफ और नॉट से मिलकर बना है अनलेस। तो आपको याद रखना है कि इसका प्रयोग अपन कैसे करते हैं। ये भी एक तरीके से अनलेस जो होता है वो अपन कंडीशन में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग अपन कैसे करते हैं वो आपको याद रखना है। जैसे मैंने यहां लिखा, अनलेस भी एक तरीके से कंडीशन है, ये याद रखना। खाली इफ कंडीशन में आता है ऐसा जरूरी नहीं है, आपको ये याद रखना है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड तो यू विल पास। अब इस तरीके से अपन ने ये कंडीशन दे रखी थी। अगर आपने वीडियो में देखा हो अच्छी तरीके से, तो आपको अगर मैं पूछूं कि ये कौन सी कंडीशन का सेंटेंस है, ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन या इमेजिनरी, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आप इसका जवाब मुझे दे सकते हैं, है ना। तो आप जवाब लिखें, इतनी देर में इसको आगे बताना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके से दे रखा हो तो अपन क्या करते हैं, ये जो इफ है, इस इफ की जगह अगर अपन अनलेस लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अनलेस। इफ की जगह क्या आ जाता है, अनलेस। अब जब अनलेस आ जाता है, इसका मतलब है कि यहां पर ऑलरेडी इस सेंटेंस में अपन ने क्या छुपा दिया, नॉट। क्या छुपा दिया, नॉट। मतलब अगर मैं यूं कह दूं, अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल पास, तुम पास हो जाओगे नहीं। तो फिर अपन को याद रखना है कि अगर अपन यहां जब नेगेटिव मीनिंग आ रहा है तो फिर अपन को यहां पर नॉट का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉट का उपयोग। तो अपन यहां क्या करेंगे, नॉट। तो यहां क्या होगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो यू विल नॉट पास, तो तुम पास नहीं होगे। मतलब ये कह रहा है, जब भी मान लो अनलेस दे रखा हो तो अपन को सामने वाले शब्द को नेगेटिव बनाना है, इसके लिए अपन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर नेगेटिव बनाने के लिए दो चीजें अपने पास में, एक तो नॉट लगा दो, या फिर दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, यू विल फेल। फेल मतलब पास का ऑपोजिट कर दिया, तो क्या हो गया, यू विल फेल। मतलब क्या कह रहा है, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। बात एक है, तुम पास नहीं होगे या फेल हो जाओगे, बात ये है। मतलब नेगेटिव बनाना है तो एक तो नॉट से भी बना सकते हैं या इसके ऑपोजिट वर्ब से भी बना सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी अनलेस लिखा हुआ आता है, अनलेस आया इसका मतलब याद रखना कि यहां पर इफ भी है और उसके साथ में क्या है, नॉट भी है। और जब यहां नॉट है तो फिर अपन को यहां पर भी क्या लाना पड़ेगा, नॉट लाना पड़ेगा, या उसका विपरीत अर्थ वाला सेंटेंस लाना पड़ेगा। बताओ आगे बढ़े। तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, मतलब अभी अपने पास में रास्ता खुला है या बंद, खुला है तो ओपन कंडीशन और बंद है तो क्लोज कंडीशन। और खाली कल्पना कर रहे हैं कि मैं मेहनत करूं पास हो जाऊं ऐसा, तो ये इमेजिनरी। लेकिन आप यहां देखें कि अगर मैं परिश्रम करता हूं तो मैं पास हो जाऊंगा, मतलब अपने पास में रास्ता अभी खुला है, इसका मतलब ये ओपन कंडीशन का सेंटेंस है। अब अपन को इफ की जगह रिप्लेस करना है किसको, अनलेस को। तो अनलेस है वो किसकी जगह आता है, इफ की जगह। तो इफ की जगह जब यहां आ जाता है, इसका मतलब इफ की जगह आया तो साथ में वो लेके क्या आया, नॉट। और नॉट लेके आया मतलब सामने वाले वाक्य में भी अपन को मीनिंग नेगेटिव ही देना है। तो जब यहां अपन को नेगेटिव करना है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। और नॉट का प्रयोग करते ही वो वाक्य क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंस कहने वाला, है ना। अगर मान लो यहाँ यू विल फेल, उस तरीके से भी अपन ऑपोजिट शब्द का उपयोग करके भी अपन इसको क्या कर सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं। तो बताओ यहां पर इफ और अनलेस, अनलेस भी एक तरीके से क्या है आपका, किस तरीके का सेंटेंस है, बताओ। हाँ तो आप लेट थे थोड़े इसलिए। हाँ अभी अपन एक और देखते हैं। जैसे मैं यहां लिखूं, अनलेस आई
डू नॉट वर्क हार्ड, आई विल नॉट पास। अब बताओ ये सेंटेंस लिखा हुआ है ये सही है क्या? इसको अपन मानते हैं एक तरीके से, आप ये समझो कि ये जो अनलेस लिखा है इसका मतलब यहाँ इफ भी है और नॉट भी है। अब ये जो सेंटेंस अनलेस लिखा हुआ है इफ प्लस नॉट, क्या लिखा हुआ है? इफ प्लस नॉट। अब ये इफ प्लस नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब अब ये जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है क्या ये सही होना चाहिए? इस अनलेस में नॉट छुपा हुआ है। अब मैं यहाँ लिखा हुआ है तो बताओ क्या नॉट दो बार आ सकता है या नहीं आ सकता? बताओ ये डू नॉट सही है या गलत है? ये सही हो सकता है या गलत हो सकता है ये बता दो। ओपन ओपन ठीक है ओपन, लेकिन मैं ये इस सेंटेंस की बात कर रहा हूं। ई प्लस नॉट अनलेस दे रखा है, इसमें नॉट पहले से है और मैंने ये कहा आई डू नॉट वर्क हार्ड, आई विल नॉट पास। अब मैं इसको बताओ ये सही है या गलत, या फिर ऐसे लिखना होना चाहिए था ये सेंटेंस? रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप समझें कि नॉट जब पहले से दे रखा होता है तो नॉट आना नहीं चाहिए वापस। एक ही सेंटेंस में दो बार नॉट नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ अनलेस का मतलब ये होता है इफ प्लस नॉट। अनलेस मतलब इफ प्लस नॉट, इसलिए यहाँ पर ये नॉट आने की जरूरत नहीं है। ये जो नीचे वाक्य लिखा है वो आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको नॉट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, आपको ये याद रखना इफ प्लस नॉट। और यहाँ ये जो नॉट दे रखा है ऑलरेडी दे रखा है नॉट अनलेस में, इसलिए यहाँ नॉट नहीं आएगा आपको। इसलिए ये नीचे जो सेंटेंस मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये नीचे वाला जो सेंटेंस है वो क्या है आपका? राइट है। लेकिन अगर मान लो यूं कह दे, जैसे ये पीछे वाला है वो ऐसे ही रहने दे, जैसे आई विल नॉट पास। अब ये यूं कह दे और वो यूं कह दे कि अनलेस है, इसकी जगह आपको इफ लिखना है, खाली अनलेस की जगह रिप्लेस करो इफ। अब मैंने यहां इफ कर दिया, अनलेस की जगह इफ कर दिया, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? आई डू नॉट वर्क हार्ड। फिर मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? इफ आई डू नॉट वर्क हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम नहीं करता हूं तो आई विल नॉट पास, तो मैं पास नहीं होऊंगा। मतलब आपको क्या याद रखना है कि जब अनलेस दे रखा हो इफ की जगह, अभी ये जो अनलेस लिखा हुआ है वो इफ की जगह है, इसका मतलब है कि इफ के साथ साथ में उसने अपने साथ में क्या छुपा के रखा है? नोट भी छुपा के रखा है। क्या रखा है? नोट भी छुपा के रखा है। तो इसलिए आपको दोबारा यहां कहीं नोट लिखना नहीं है, और पीछे वाले वाक्य में आपको नोट देना है, वो भी किसके बाद में? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और अगर मान लो इस अनलेस को हटाना है और उसकी जगह वापस इफ को लाना है, किसको लाना है? वापस इफ को लाना है, तो अब पीछे वाले में नोट है, और तो फिर अपन को ये याद रखना है कि पीछे नोट है तो अपन आगे भी क्या लगाना पड़ेगा? नोट लगाना पड़ेगा, तभी जाके मीनिंग को सही कर पाएंगे। जैसे आप अनलेस की जगह आप इफ लिख रहे हैं तो यहां से नोट है वो आपको अलग कर देना है, क्योंकि देखो अनलेस में दो चीजें हैं, इफ भी है और नॉट भी है। तो जब इफ आगे आ गया तो नॉट बचा है वो कहां चला जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो नॉट भी लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। कब? जब इफ को आप रिप्लेस करते हैं अनलेस से। अनलेस से अगर अनलेस लिखते हैं तो अनलेस के साथ में नॉट है, इसलिए नॉट नहीं लिखना है। और जब अनलेस की जगह आप इफ लिखते हैं तो फिर आपको ये याद रखना है कि इफ के साथ में नॉट था वो अपन को यहाँ तीसरे नंबर पे देना है, सब्जेक्ट वर्ब और नॉट। ठीक है, इस तरीके से अपन को याद रखना है। बताओ क्या ये अनलेस समझ में आया क्या?
अनलेस की जगह अपन ने क्या कर दिया, ये तीसरा था अनलेस कंडीशन में। आप याद रखना कि अनलेस का प्रयोग भी कंडीशन में होता है, और अनलेस के अंदर इफ के साथ में नॉट लगा हुआ होता है, ये अच्छे से याद रखना, ताकि आप दूसरे वाले सेंटेंस में आप नॉट लगा सकते हैं या फिर ऑपोजिट वर्ड का उपयोग कर सकते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। और जब आप अनलेस को इफ से रिप्लेस करते हैं, अगर अनलेस लिखा हुआ है, अब वो कहे कि आप अनलेस की जगह इफ को फिट करो, तो इफ को जब यहां फिट कर रहे हो, इसका मतलब है कि इफ के इसमें से इफ भी निकला है और नॉट भी निकला है, तो इफ यहां आ गया तो नॉट आपको उसकी तीसरे नंबर पे आपको लगाना है, ये याद रखना। नॉट को भी अपन को तीसरे नंबर पे जगह देनी है, ये याद रखना है ना। कब? अनलेस को अगर इफ से रिप्लेस करते हैं, अगर इफ को अनलेस से रिप्लेस करते हैं तो ये नॉट है वो हटा देना है, उल्टा करना है, क्योंकि इसमें नॉट आ गया ऑलरेडी, तो फिर अपन को यहां से नॉट भी क्या कर देना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। तो चलो आगे चलते हैं, क्या अपन आगे की ओर चलते हैं। बहुत सिंपल सिंपल से अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जो आपकी जानकारी में नहीं है, अब इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे वाला एक्सेप्शन जो देखना है वो अनटिल। अब किसका प्रयोग करना है, अनटिल। अब इस अनटिल में भी आप ये चीज याद रखेंगे, इसके साथ में इफ भी है और नॉट भी है, जैसे अनलेस था वैसा का वैसा। क्या? अनटिल भी एक तरीके से आप कंडीशन सेंटेंस के अंदर उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तो ये अपन को कनेक्टिव की तरफ भी काम में आता है, लेकिन अपन अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग, टाइम की चीज बताने के लिए, है ना। मतलब वो कहे कि मैं वो मेरे साथ तब तक रह सकता है जब तक उसका सेट नहीं आ जाता या उसका घर वाले नहीं आ जाते, है ना। तो तब तक मतलब यहां इसका मतलब है जब तक, जब तक। अंटिल का मतलब होता है जब तक, और वो किसकी ओर इशारा करेगा, टाइम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारा भाई है मेरे घर पे तब तक रह सकता है जब तक तुम नहीं आ जाते। मतलब अगर अब इस तरीके की कंडीशन, टाइम को डिनोट करने वाली कंडीशन और जब तक वाली मीनिंग अंटिल दे रखा हो, तो फिर आपको ये याद रखना है कि अंटिल के साथ भी आपको ये याद रखना है कि जब अंटिल का कनेक्शन अपन उपयोग करते हैं एज ए कंडीशन में, तो आप अंटिल की जगह इफ लगाएंगे। आपको कहा जैसे ये अंटिल है, अंटिल की जगह आपको कहा कि उसने क्या लगाओ, इफ लगाओ। तो जब अंटिल की जगह इफ लगा रहे हैं तो फिर आपको कंडीशन बता देगा टाइम की, किसकी बता देगा, टाइम की कंडीशन बताएगा। किसकी कंडीशन बताएगा, टाइम की कंडीशन बताएगा। इसलिए अपन को याद रखना है कि अपन किसका करें प्रयोग। जैसे मैंने यहां लिखा अंटिल यू वर्क हार्ड you will not achieve your aim। क्या लिखा अपन ने, until। अब यहां पर ये जो until दे रखा है एज ए कंडीशन सेंटेंस की तरह है। until के साथ में यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस दे रखा है, तो अपन ने वहां विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखना, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट नेगेटिव। अब यहाँ पर नॉट नेगेटिव नॉट लगा रखा है, मतलब इसमें भी क्या है, इफ के साथ में इसने क्या दे रखा है, टाइम के साथ में नॉट बताने की कंडीशन बता रखी। मतलब आप ये याद रखेंगे कि जब यहाँ अंटिल दे रखा है इसका मतलब ई प्लस नॉट है, और यहाँ नॉट है इसका मतलब आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। इसलिए आपने जब देखा कि अनलेस के बाद में, अनलेस देखा, अनलेस के बाद में आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस देखी, तो इस तरह आपने क्या किया, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब यहां पर ये वाली ओपन कंडीशन है, अनलेस के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ओपन कंडीशन में है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा अपन यहाँ अंटिल का जब प्रयोग करते हैं, किसका, अंटिल का प्रयोग करते हैं, तब भी यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस होता है, और यहाँ पर आपका विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी याद रखना। मतलब अनलेस आया तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और जब अंटिल आया तब भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर विल शेल प्लस नॉट साथ में लिखना है अपन को, क्योंकि यहाँ पर अपना अनलेस लिखा हुआ है या अंटिल लिखा हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है कि अंटिल और अनलेस लिखा हुआ है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसईएस होता है, तो उस तरफ आपको विल शेल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना है। तो यहाँ पर जब ये वर्ब अंटिल लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो सामने देखा आपने विल शेल प्लस वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म, विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये अचीव मतलब फर्स्ट फॉर्म। अब ये नॉट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इसमें क्या छुपा हुआ है, नॉट। और अगर मैं इसको इफ से बदलूं तो मैंने यहाँ इफ कर दिया, अब इफ से चेंज, इस अंटिल की जगह मैंने इफ लिख दिया, तो अब मेरे पास में यहाँ इस अंटिल से दो लोग निकले थे, एक तो इफ भी निकला था और नॉट भी निकला। क्या निकला, इफ निकला और नॉट लिखा, क्योंकि ये दो शब्द मिलके ये एक शब्द बना है। तो जैसे ही अपन ने यहाँ अंटिल से क्या निकाला, इफ निकाल लिया, तो अब नॉट बचा है। अभी नॉट यहाँ लिखा हुआ है तो फिर अपन को यहाँ डू नॉट, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में जाएंगे तो यहाँ डू नॉट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव वाला भाग है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ डू डस, यू के बाद में डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हार्ड, फिर यहाँ लिख दिया यू विल नॉट अचीव यूर एम। मतलब देखो, इफ यू डो नॉट वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करते हो तो यू विल नॉट अचीव द यूर एम, तुम अपना अचीव एम जो डिसाइड कर रखा वो अगर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर इफ लिखते हैं और उसके साथ नॉट लिखना है तो फिर आगे हमेशा डू डज ही आना है। क्या आना है, डू डज ही आना है। इफ के साथ जैसे यहाँ अनटिल लिखा हुआ है तो अपन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस, अनलेस लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसीआईएस। लेकिन जब अनलेस की जगह इफ करना है, अनलेस को हटाओ और इफ लगाओ, तो फिर इफ प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे करने जाएंगे तो फिर वो थोड़ा सा अपना यहाँ जो नेगेटिव मीनिंग है वो नेगेटिव मीनिंग को चेंज करने के लिए फिर यहाँ पर अपन को डू नॉट डज नॉट करना पड़ेगा। अगर पीछे नॉट लिखा हुआ है तो, पीछे अगर नॉट लिखा हुआ है, आप ये अच्छे से समझना। देखो यहाँ दो सेंटेंस दे रखे हैं, अभी जैसे यहाँ विल और नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है इसका मतलब यहाँ भी नॉट होना चाहिए, यहाँ नॉट है इसका मतलब यहाँ नॉट है, तो अब ये नॉट किसमें, इसमें छुपा हुआ है, इसलिए अपन ने यहाँ अलग से नॉट नहीं लिखा है, इसलिए अफर्मेटिव। अब यहाँ पर नॉट है इसका मतलब यहाँ भी नॉट होना चाहिए, अब ये तो इफ अकेला आ गया इसलिए अपन ने यहाँ नॉट लगाया। अब नॉट लगाने के लिए हमेशा अपन को डू डज का ही प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है, डू डज का, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है वो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना। और अगर मान लो खाली इफ का प्रयोग करते हैं, खाली इफ का प्रयोग करते हैं तो अपन ऐसे कर सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल अचीव एग्जाम। फिर अपन यहां से भी क्या करना पड़ेगा, नॉट। जब यहां नॉट नहीं है, जैसे इफ यू वर्क हार्ड, क्योंकि अपन अंटिल की जगह क्या लगा रहे हैं, इफ लगा रहे हैं, और पीछे से मैंने नॉट हटा दिया है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यू विल, अब ये नॉट हटा दिया है तो अचीव यूर एम। तो फिर ये कौन सी कंडीशन बन जाएगी, ओपन कंडीशन। कौन सी कंडीशन, ओपन कंडीशन, क्योंकि इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे तो यू विल अचीव यूर एग्जाम, सॉरी एम, तो वो तुम अपना एम को प्राप्त कर सकते हो। ये खुली कंडीशन हो गई है ना। कब कंडीशन हो गई, अपन ने क्या किया, अंटिल की जगह इफ लगा दिया, अंटिल की जगह अपन ने क्या लगाया, इफ लगाया, तो इसमें से नॉट हटा दिया। तो अपन नॉट हटा दिया है, इसका मतलब है कि अपन को इस तरीके से बनाना था, ये नॉट लगाया तो डू नॉट डज नॉट, क्योंकि वहां नॉट है। और अगर मान लो अपन इस तरीके से बना रहे हैं तो पीछे भी अपन को नॉट क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना, अंटिल और अनलेस का प्रयोग हमेशा इस तरीके से ही किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़े आगे, अब अपन करते हैं जी, अब अपन आते हैं यहां पर इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, अगर ऐसा हो तो, इन केस किसका प्रयोग, हाँ ठीक है। अब देखो आप इन केस को भी एक कंडीशन की तरीके से देखते हैं, लेकिन अब ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्योंकि अपन ने आजकल, मैंने अभी कहा आपको कि अपन खाली कंडीशन में इफ को ही जानते हैं। खाली किसको जानते हैं, इफ को जानते हैं। और मैंने कहा कि आज अपन एक कदम स्टेप आगे चल के जाएंगे जिसमें आपको नई कंडीशनों के बारे में जानकारी हुई जो आपको पता ही नहीं है। तो अपन यहाँ अब देखें, आपने कभी इन केस का नाम कभी कंडीशन के अंदर सुना है, कभी पता है कि इन केस का प्रयोग भी कंडीशन के अंदर किया जाता है? पता है तो अपन इसको, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी अपन जैसे ये इन केस है जिसको अपन एज ए कंडीशन की तरह देखते हैं,
तो इसका प्रयोग अपन कैसे करते हैं, आपको ये याद रखना है। आपको ये याद रखना है, इनकेस का प्रयोग हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में किया जाता है। किसके साथ में किया जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। किसके साथ में किया जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में। इन केस का प्रयोग जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ हो, इंपेरेटिव का मतलब ये याद रखना, इंपेरेटिव है क्या? इंपेरेटिव तो ऐसे 4-5 प्रकार के वाक्य होते हैं, लेकिन अपन को क्या याद रखना है, जब भी वाक्य किससे स्टार्ट हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। किससे स्टार्ट हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। इसका मतलब है कि आपको उस सेंटेंस में अगर आपको कोई कंडीशन लगा देनी है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो वो इन केस लगानी। क्या लगानी? इन केस। जैसे मान लो कॉल मी, अब ऐसा लिखा हुआ है। अब आपको वहां पर इफ लिखा हुआ है न, अनलेस भी लिखा हुआ है, अनटिल भी लिखा हुआ है न, इन केस भी लिखा हुआ है। तो अब आप इसमें क्या लगाएंगे? मैंने कहा कि इन केस का उपयोग आपको हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस में करना है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में वो भी जो वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पर ये कॉल में लिखा हुआ, ये कॉल जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है तो आपको हमेशा यहाँ पर कंडीशन के रूप में किसका प्रयोग करना है? इन केस का प्रयोग करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखेंगे एक और सेंटेंस अपन लिख देते हैं, जैसे क्या करेंगे बताओ? दूसरे वाले में बता दो जल्दी। क्या लिखूं मैं इसमें? इन केस। इसमें भी क्योंकि ये जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, और ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है। और मैंने पहले ही कहा कि जब भी इन केस का प्रयोग करना है, आपको इसका मतलब समझ जाना है कि वो वाक्य है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा। ऐसे वाक्य को अपन कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ में हमेशा अपन को अगर कोई कंडीशन लगानी है तो वो क्या लगानी है? इन केस। क्या लगानी है? इन केस। मतलब आपको इंपेरेटिव सेंटेंस, अभी मैं चाहूं तो अगर एक आधा वाक्य और इंपेरेटिव लिख दूं क्या? टेल मी इन केस। क्या? बताओ, इसमें आंसर दे दो। मैं नहीं। होता है जब तक। और आपको ये याद रखना है कि इसमें टाइम प्लस लेंथ, समय की दूरी के बारे में जानकारी होती है। तो अपन इसका प्रयोग कैसे करते हैं? टाइम प्लस लेंथ। टाइम प्लस लेंथ के बारे में, जैसे आई विल सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट यू। आई विल सपोर्ट यू डैश डैश, ही इज माई स्टूडेंट।
क्या कहना चाह रहा है? टाइम और लेंथ, मतलब ये कह रहा है कि आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, है ना, सपोर्ट यू, यू आर माई स्टूडेंट, मतलब एक लंबे समय तक, जब तक, कैसा, जब तक आई विल सपोर्ट यू, यू सो लॉन्ग यू आर माई स्टूडेंट, मतलब मैं तब तक सपोर्ट करूंगा जब तक तुम मेरे क्या हो, विद्यार्थी रहोगे। मतलब टाइम और लेंथ, लेंथ का मतलब दूरी, और समय मतलब आपको वो बता रहा है कि उतना समय जब तक लंबा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक तू मेरा स्टूडेंट है तब तक मैं तेरी मदद करता रहूंगा, है ना। इस तरीके से ये बता रहा है सो लॉन्ग की मतलब, और सो लॉन्ग का मतलब जब होता है, इसका मतलब है कि इसमें से कौन सा मीनिंग आएगा, टाइम के साथ में लेंथ और जब तक वाली बात होगी। जैसे यहां लिखा हुआ है आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सो लॉन्ग, जब तक, यू आर माई स्टूडेंट, जब तक तुम मेरे विद्यार्थी हो तब तक मैं तेरा क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा। जैसे अभी यहां अपन ये भी कह सकते हैं, यू कैन स्टे हियर सो लॉन्ग द ओनर is the owner is out of बांसवाड़ा। मतलब यहाँ क्या कह रहा है, यू कैन स्टे हियर, तुम यहाँ तक रुक सकते हो, तुम यहाँ रुक सकते हो, सो लॉन्ग, जब तक, द ओनर इज आउट ऑफ बांसवाड़ा, जब तक तुम्हारा मालिक या तुम्हारे कमरे का जो मालिक है या घर का मालिक है, कि कहीं का भी मालिक हो, अगर वो बांसवाड़ा से बाहर है तब तक तुम यहाँ रुक सकते हो, अगर वो आ जाएगा तो फिर चला जाना। मतलब यहाँ पर टाइम और लेंथ दोनों चीजों की बात हो रही है, ठीक है। तो अपन ये याद रखना है कि सो लॉन्ग का प्रयोग भी अपन को कंडीशन की तरह करना है, लेकिन कब करना है, जब टाइम और लेंथ की बात हो, और उसकी मीनिंग कैसे निकलती हो, जब तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सो लॉन्ग का प्रयोग भी अपन को किसमें करना है, एज ए कंडीशन की तरह करना है, जब मीनिंग निकले टाइम प्लस लेंथ की, ठीक है। बढ़े आगे, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त, प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, शर्त, या अपन इसको यूं करते हैं, शर्त ये है कि, शर्त ये है कि, है ना। प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है, शर्त ये है कि, मतलब जहां पर भी मीनिंग शर्त वाली आ जाती है, जैसे मैं यूं कह दूं, जैसे प्रोवाइडेड का मतलब ये शर्त है कि मैं बांसवाड़ा जाऊंगा तो सही, लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। ये मैंने क्या रख दी उसके सामने, शर्त। मैं स्कूल जाऊंगा तो सही, लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। बच्चे ऐसे करते कि नहीं, मान लो कभी कोई गलती कर देते हैं या होमवर्क नहीं करते तो स्कूल जाने के लिए कतराते हैं पहले, फिर उसके बाद में घर वाले तैयार करते हैं कि स्कूल जाता, तो वो क्या कहता है कि मैं स्कूल जाऊं सही, लेकिन तुम्हें भी आना पड़ेगा। तो जब भी ऐसी बात हो, शर्त रख दी हो, जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग, प्रोवाइडेड यू विल आल्सो अटेंड द मीटिंग, मतलब तुम्हें भी मीटिंग को क्या करना है, अटेंड करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब क्या कह रहा है, आई विल अटेंड द क्लास, मैं क्लास को अटेंड करूंगा। शर्त है, शर्त ये है कि, प्रोवाइडेड, जब भी ये प्रोवाइडेड लिखा हुआ था इसका मतलब ये याद रखना कि शर्त ये है कि ही आल्सो अटेंड, मतलब वह भी उस क्लास को अटेंड करे। मैं अटेंड कर रहा हूं इसका मतलब है कि वह भी इस क्लास को
अटेंड करें, मतलब शर्त वाली बात जब रख दी जाती है तब अपन को प्रोवाइडेड का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहता हूं आई विल सपोर्ट, आई विल सपोर्ट यू प्रोवाइडेड यू सपोर्ट मी। मतलब क्या कह रहा है, आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, शर्त यह है कि तुम भी मेरी क्या करो, मदद करो। मतलब आपको ये याद रखना है कि प्रोवाइडेड का मतलब होता है शर्त ये है कि शर्त रख देना, क्या कर देना, शर्त रख देना। मतलब आप ये याद रखें कि जब मैं कोई काम कर रहा हूं तो बनिस्बत में उसको भी कहना है तू भी शामिल हो जा। तो अब ऐसी मीनिंग जब आ रही है ना, जैसे मैं यहाँ अटेंड कर रहा हूं तो तुझे भी अटेंड करना है, तब उस तरीके से कौन सा कंडीशन का उपयोग करना अपन को, प्रोवाइडेड का। किसका प्रयोग करना है, प्रोवाइडेड का। बताओ आगे बढ़े क्या इसको, बस ये इतना था अपन को याद रखना है। मतलब अपन को ये अच्छे से ये याद रखना है कि जब शर्त वाली मीनिंग अगर लिख देते हैं अपन, नोट करके नीचे लिख सकते हैं कि जब शर्त वाली मीनिंग होगी तो फिर अपन यहाँ पर नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, लिख लेंगे अपन इसको। अब लास्ट है सपोज। सपोज का प्रयोग भी अपन ऐसे कंडीशन की तरीके से करते हैं। किसका प्रयोग, सपोज का प्रयोग। अब सपोज का मतलब ये होता है, जैसे सपोज का मतलब मान लो, सपोज का मतलब होता है माना कि, या मान लो, क्या, मान लो, है ना, मान लो। सपोज यू सी ए स्नैक, तो फिर कैसा रिएक्शन होगा, ये याद रखना। तो आप ये याद रखना, जैसे सपोज लिखा हुआ हो, सपोज लिखा हुआ हो और सपोज के बाद में हमेशा सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के बाद में दो चीजें हो सकती है, एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस भी हो सकता है, और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है। मतलब सपोज लिखा हुआ हो, उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है सब्जेक्ट के बाद में, या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। ये अपन को याद रखना है ना। और पीछे की तरफ आपको यह याद रखना है, पीछे की तरफ, पीछे की तरफ आपको मोस्ट ऑफ वर्ड प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ आपको वर्ड प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आपको याद रखना है कि जब सपोज से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, सपोज से स्टार्ट होता है, तो सपोज से स्टार्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी भी हो सकता है, या वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी हो सकती है। तो फिर उस तरफ वाले वाक्य में हमेशा वर्ड के साथ में विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, ये अपन को याद रखना है। ठीक है, क्या होगा, विल शेल प्लस वर्ब की। अभी जैसे ये व्हाट है, तो अपन ऐसे क्वेश्चन मार्क की तरह भी अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे व्हाट के बाद में विल, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे हो सकता है। लेकिन अपन यहाँ पर ये एज ए क्वेश्चन फ्रेम की तरह हो गया। तो अपन को ये याद रखना है कि जब भी सपोज लिखा हुआ आगे आए, सपोज क्या, सपोज लिखा हुआ है और उसके बाद में सब्जेक्ट आता है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है और सेकंड फॉर्म भी आ सकती है। सेकंड फॉर्म तब होगी जब पास्ट की बात होगी, और फर्स्ट फॉर्म तब होगी जब प्रेजेंट की बात होगी। और जैसे यहाँ पर व्हाट विल, ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अभी जैसे एग्जाम्पल अपन लिखते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में लिखा, अपन ने क्या लिखा, सपोज यू सी अ टाइगर। अगर आपने क्या देखा, टाइगर देखा, तो क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, व्हाट विल यू डू है, व्हाट विल यू डू। माना कि आपने क्या देखा, टाइगर देखा, तो व्हाट विल यू डू, तो तुम क्या करोगे। तो आपको यहां पर किसका प्रयोग करना है, सपोज का। और देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब यहाँ पर आपने लिखा व्हाट विल यू डू, अब यहाँ मैंने कहा था व्हाट के साथ में विल शेल, इस तरीके से हो सकता है। दूसरा आप देखें यहाँ पर एक और देख लो वाक्य, सपोज यू पास्ड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, तो
व्हाट वुड यू डू। तो यहां क्या आएगा, सपोज। अब देखो, सपोज के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस इसका भी देख लो। अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये तब आएगी जब पीछे क्या लिखा हुआ होगा, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, विल शैल और यहां पर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ये सेकेंड फॉर्म कब आएगी, जब आपको याद रखना है पीछे क्या लिखा हुआ होगा, वुड होगा, शुड होगा, कुड होगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अभी यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म दे रखी है। अब सेकंड फॉर्म दे रखी है तो पीछे देखो, पीछे क्या दे रखा है, वुड दे रखा है, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब आपको ये याद रखना है कि सपोज के बाद जो सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी ये तब होगी जब पीछे क्या होगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पीछे दे रखी है व्हाट के साथ में, व्हाट आगे होगा और विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर अपन को आगे हमेशा मानना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस होगा, तो सपोज करना है। फिर अगर मान लो पीछे वुड शूड कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वुड शूड कुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो अपन को यहाँ पर क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये भी किसके साथ में आएगा, व्हाट के साथ में, है ना। तो ये व्हाट के साथ में जुड़ा हुआ आएगा। इस तरीके से अपन ने आज मैक्सिमम आप बनाओ। मुझे एक तो आपको इफ के बारे में बताया, अनलेस के बारे में बताया, अनटिल के बारे में बताया, उसके बाद में इन केस के बारे में बताया, इसके बाद में सो लॉन्ग के बारे में बताया, उसके बाद में प्रोवाइडेड के बारे में बताया, और सपोज के बारे में। मतलब आज अपन ने इतनी कंडीशन के बारे में जानकारी ली, 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीके की कंडीशन। अब मैंने आपको इफ के बारे में बताया, इफ की 3 जगह कंडीशन बताई। कौन सी बताई, एक ओपन कंडीशन, क्लोज कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन। और एक इफ के बारे में और भी बताया मैंने कि अगर इफ के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो आपको क्या करना है, ये भी इसमें वीडियो में है। फिर उसके बाद में इफ के बाद में अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो आपको क्या करना है। फिर अनलेस दे रखा है, अनलेस मतलब इफ प्लस नॉट दे रखा है तो आपको किस तरीके से करना है। अनटिल का मतलब इफ प्लस नॉट दे रखा है। इन केस का मतलब ये होता है कि जब भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस दे रखा है तो आपको इन केस करना है। सो लॉन्ग, टाइम प्लस लेंथ के बारे में जानकारी हो तो तब। प्रोवाइडेड का मतलब शर्त रख दी है, अगर मैं ये करूंगा तो उसको भी करना है। और सपोज का मतलब ये होता है कि आप माना कि, जैसे आप याद रखें, सपोज के बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है, ये सब मतलब पीछे की तरफ व्हाट के साथ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर सपोज के साथ सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पीछे की तरफ आपको हमेशा याद रखना व्हाट के साथ में वुड शूड कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। इस तरीके से आज अपन ने ये कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा है। और कंडीशनल सेंटेंस आज मैंने एक ही वीडियो में आपको पूरा समझाने की कोशिश की है। इस वीडियो में जितने भी मतलब जो नोट्स हैं वो आप इसको स्टॉप कर करके आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। और आपको अगर ये समझ में आ गया है, अच्छे से समझ आया है, आपने इस नई जानकारी को लिया है, तो इस जानकारी को आप आगे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथियों को भेजिए। क्योंकि आपने कंडीशन के बारे में आज एक स्टेप, आपने खाली इफ के बारे में जाना था, आपको मैंने 6 नए स्टेप सिखा दिए हैं जो आपको कहीं ना कहीं बहुत मदद करेंगे। अभी तक एग्जाम में आपको लग रहा है कि बाकी अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के अंदर ही प्रोवाइडेड का प्रश्न पूछा गया है, अभी इस हाल ही सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। तो आपको ये पूरी कंडीशन मैंने फुल पैकेज आपके सामने रख दिया है। अब आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और मेरे पे विश्वास रखिए। जब भी ऑनलाइन क्लास रहे तो आप बड़ी रुचि के साथ में उससे जुड़िए, ताकि आपको वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी जो आपकी जानकारी से बाहर है। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ बने रहने के लिए।